Hello student, this is Jyotsna and you're watching Maths and 3D channel, and today we are going to do the planning stuff. Yes, because of your new term 1 and term 2 syllabus, today we are going to do our planning, our new strategy, how to score 100% in all these terms, this term 1 and term 2, and we are going to nail it. If you have this problem, are you sometimes facing the problem कि भैया आप सारा दिन सोचते हो आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज मैथ्स का भी निपटा देंगे, सोशल भी निपटा देंगे, साइंस भी निपटा देंगे, तो हम सारा डिस्कस करेंगे कि भैया आपकी ऐसी प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं. ऑल्सो सम यू हैव अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग बुक्स. मेरे बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम आरडी फॉलो करें, अब आरएस फॉलो करें, अब नहीं कोई एमसीक्यू की किताब, कौन सी किताब मतलब हम पकड़ें जिससे हमारा टर्म 1 का अच्छे से तैयारी हो जाए. एंड ऑल्सो 9th क्लास किड्स को तो और ज्यादा कंफ्यूजन है कि एमसीक्यूज आने हैं कि सब्जेक्टिव पेपर आना, उनको यही चीजें क्लियर नहीं है. तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में सब बातें करेंगे. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग योर ब्लंडर्स जो आप जनरली करते हो ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन डेज, तो उसके बारे में आप जम के तैयारी करेंगे, हम जम के प्लानिंग करेंगे. हियर वी गो. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. इफ यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, दैट डू यू फेस द प्रॉब्लम्स इन प्लानिंग योर स्टडीज. या ये प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से सबको आती है, मुझे भी आती जब मैं स्कूल में थी. लेकिन ये प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता कि बिल्कुल एग्जाम से पहले 1 महीना रह गया, अब तो यार मैथ्स के इतने चैप्टर भी पढ़े हैं, अच्छा पढ़ तो लिए लेकिन उसको अच्छे से नहीं आते हैं. मैथ्स छोड़ो, सोशल भी है, साइंस भी है, अपनी और लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट्स हैं, यार इसको कैसे इकट्ठा करें. हो ही नहीं पा रहा है. अब तो बहुत कम महीना रह गया, और ऊपर से एक और टेंशन है कि यार एमसीक्यूज भी करने, एमसीक्यूज कहाँ से करने ये भी समझ में नहीं आ रहा है. तो इतना अनप्लान्ड अगर आप चल रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगातार आती जा रही हैं मतलब कई सालों से, तो प्लीज उसका आंसर ये वीडियो है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. तो थर्ड प्रॉब्लम अगर आपको ये भी फेस होती है कि भैया आपको पता तो है कि आप कर लोगे लेकिन कैसे करोगे, इस चीज में प्रॉब्लम है. दैट इज अगेन द प्लानिंग थिंग. सो आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स. हियर वी गो. सबसे पहले हम देखते हैं यार आपके कितने महीने रह गए हैं, कितने महीने जा चुके हैं. तो ये जो अपना अनाउंसमेंट हुआ था टर्म 1 टर्म 2 का, दैट इज इन द जुलाई एंड, और हमारे पास बचे ये अगस्त सितंबर अक्टूबर टर्म 1 के लिए, एंड ऑल्सो टर्म 2 के लिए दिसंबर जनवरी फरवरी. लेकिन आपको लगता नहीं है इसमें कुछ झोल है. मैं आपको बताती हूँ, ये जो 3 मंथ्स में आपको बोल रही हूँ टर्म 1 के लिए रह गए, ये सही नहीं है. आपने यार कुछ और महीने भी तो बिता लिए. हाँ जी, अप्रैल मई जून, उसमें भी तो कुछ पढ़ा होगा. तो टर्म 1 में मान लीजिए आपके 7 या 8 चैप्टर्स आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के मान लो, सोशल के मान लो, किसी भी चीज के मान लो, आपके कुछ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं. तो ये चैप्टर्स आपने सिर्फ इन मंथ्स में नहीं कंप्लीट करने, यू हैव आल्सो डन इन द प्रीवियस मंथ्स. सो डेफिनेटली यू हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ द चैप्टर्स. आई थिंक हाफ ऑफ द टर्म 1 का सिलेबस आप कर चुके हो सकता है आपने आरडी आरएस से ना किया हो, कॉम्पिटिटिव ना किया हो, एमसीक्यूज, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके हो अलोंग विद सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी आरएस, क्योंकि आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो पढ़ रहे हो अलोंग विद द स्कूल के साथ साथ हो सकता है वेदांतु पे पढ़ रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तो आप ये सब चीजें आप कर चुके हो. और टर्म 2 में अब आपको जो चैप्टर्स करने हैं वो बिल्कुल नए हैं. दैट इज गोइंग टू बी ब्लंडर कि 3 महीने में आपको सारा काम करना है. तो ये आपको थोड़ा सोचना है, इस बात का आपको रियलाइज करना है बच्चा कि ये 3 महीने नहीं है, ये एक्चुअल में 6 मंथ्स है. In the previous 3 months you have done some of the things. कुछ आपने सब सब्जेक्ट्स का पढ़ रखा है, अपने स्कूल में कह लो, अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में कह लो, आपने पढ़ रखा है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि भैया कौन कौन से अपने चैप्टर से टर्म 1 और टर्म 2 में आ रहे हैं. टर्म 1 में देखो तो नंबर सिस्टम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स है, लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, हीरोन्स फॉर्मूला एंड स्टैट्स. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कौन कौन से चैप्टर कर लिए. नंबर सिस्टम सबको आता है. मैं इस वक्त 9th क्लास का लेके चल रही हूँ, आप यहाँ पे 10th क्लास का भी फिट कर सकते हैं, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास को लेके कोई वीडियो नहीं आया है जो इन बच्चों को बता सके यार कि उनके साथ भी कुछ दिक्कतें हैं. सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग स्पेसिफिकली 9th, बट यू कैन पुट योर चैप्टर्स ऑफ 10th क्लास ओवर हियर. सो व्हाट आई एम सेइंग कि भैया नंबर सिस्टम तो सब कर चुके हैं, ऐसे 10th क्लास में रियल नंबर्स आप कर चुके हैं ना, तो नंबर सिस्टम आप कर रखा है. अच्छा, और उसके साथ आई एम श्योर कि आपने पॉलिनोमियल्स भी कर लिया था, ये आपको बाद में पता चला कि टर्म 2 में होगा. हमने वेदांतु पे सभी चैनल्स पे पॉलिनोमियल्स कर लिया है. मुझे इतना पता, जितने स्कूल्स को मैं जानती हूँ पॉलिनोमियल स्कूल में भी हो चुका है. तो ये 2 चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ ये 2 चैप्टर 3 महीने में नहीं होंगे. डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स एंड ऑल्सो लाइन्स एंड एंगल्स यू हैव डन. अप टू लाइन्स एंड एंगल्स आप कर चुके हो. चलो लाइन्स एंड एंगल्स नहीं किया तो ये 4 चैप्टर्स आप कर चुके हैं, राइट.
एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द इफ यू आर टॉक, मैं अगर वेदांतु की बात करूं, इसी चैनल की बात करूं, तो हमने ट्राइंगल्स तक का काफी हद तक चीजें सारी कर चुके हैं। सो ये मतलब हम इतने चैप्टर्स अब तक 3 महीने में निपटा चुके हैं। सो जो हमारे पास बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो उसमें ये जो चैप्टर्स करने थोड़े ज्यादा ही कम नहीं है? डोंट यू थिंक? तो थोड़ा सा टर्म 2 का काम हमको इधर भी कर लेना चाहिए, सो दैट टर्म 2 में हमें दिक्कत ना हो। एंड ऑल्सो यू नो समथिंग कि आपके जो सीबीएसई का अगर आपने अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ा हो, या आपने उनकी अनाउंसमेंट अच्छे से सुनी हो, और आपने कोई वीडियो यूट्यूब पे अच्छे से देखा हो, मैंने तो अपने वीडियो में स्पेसिफिकली बोला था कि बच्चा अगर आपके टर्म 1 के पेपर घर से ही हो रहे हैं, यस अगर आपके घर से हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो टर्म 1 है उसका जो वेटेज है थोड़ा कम हो जाएगा और टर्म 2 का वेटेज बढ़ जाएगा। तो हमें टर्म 2 की भी तैयारी टर्म 1 में थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, ताकि उस 3 महीने जो टर्म 2 के लिए जो बचे हैं उसमें भी बच्चा आप जैसे अब सिचुएशन है आपकी कि आप 2-3 चैप्टर्स कर चुके हैं, 2-3 रह गए, ऐसी ही सिचुएशन कुछ टर्म 2 में भी हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ द मैथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल अदर सब्जेक्ट, क्योंकि नंबर तो सारे देंगे, परसेंटेज तो सभी सब्जेक्ट्स की बनेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप छोटा मत समझो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि भैया इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट है, हाँ लैंग्वेजेस भी, और इसी में वो मात खा जाते हैं। दे डोंट प्रिपेयर फॉर दैट और इसी में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो चलो फिर भी कई बार ले जाते हो क्योंकि एवरीवन इज स्टडीइंग इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट जो लैंग्वेज होती है ना आपकी, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली, कुछ भी है भैया, उसमें बच्चे बहुत कम मार्क्स लाते हैं और वहां से आपके मार्क्स कम होने शुरू हो जाते हैं। प्लीज उसकी तैयारी भी साथ के साथ साइड बाय साइड करें, क्योंकि उसमें ग्रामर कंटेंट भी आता है, सो यू हैव टू बी कवर दैट ऑल्सो। तो इस चीज का हमको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ठीक है, लेट्स गो टू द अनदर थिंग। यू नो, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ये भी बड़ी दिक्कत है। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, 10th क्लास बहुत हद तक क्लियर है, उनको सब पता है कि टर्म 1 में हमको सिर्फ एमसीक्यू आना है। लेकिन अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो वो बच्चा अभी कंफ्यूज है। एक तो स्कूल वालों ने भी डिसाइड नहीं किया कि उनको एमसीक्यू दे, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला 9th को। ये सब मतलब 9th के पास है, 9th क्लास जो स्कूल्स है ये उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है कि वो बच्चों को एमसीक्यूज लेते हैं पहला, या टर्म 2 में आपको सब्जेक्टिव लेते हैं, तो ये सब स्कूल के पास है। और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया कि भैया हमने तो एमसीक्यू ही लेना है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो मुझे बताते हैं कि मैम मेरा स्कूल तो एमसीक्यू ले रहा है, लेकिन देयर आर सम स्कूल्स हु आर टेकिंग ओनली सब्जेक्टिव पेपर, एंड देयर आर सम स्कूल्स जो बोल रहे हैं कि बेटा हम एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों लेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, तो वो दोनों चीजें करवा रहे हैं। कुछ एक और कैटेगरी स्कूल की, वो कुछ भी नहीं बता रहा है, वो अभी खुद ही कंफ्यूज है, उन्होंने अभी तक खुद कोई डिसीजन लिया ही नहीं है। तो उनके ना डिसीजन लेने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो भी अभी तक कंफ्यूज हैं। तो डोंट वरी किड्स, जरा 10 दिन रुक जाते हैं, ले लें तो उनको डिसीजन, कुछ भी होगा, हमको तैयारी अपनी पूरी करनी है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर एमसीक्यूज की बात करें, अगर आपके स्कूल ने सोचा कि भैया एमसीक्यूज करने, तो अब आगे कुछ और प्रॉब्लम है कि भैया एमसीक्यू सिर्फ एक तरह के नहीं आ रहे हैं। अगर आप 10th क्लास का अनाउंसमेंट देखो, 9th क्लास के लिए तो कुछ नहीं किया गया। आपको 10th क्लास में स्पेसिफिकली बोला गया दैट यू हैव टू कंप्लीट योर केस स्टडी, यू हैव टू कंप्लीट योर असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये सब अलग अलग टाइप के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो पहले कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आते थे, ठीक है, वो वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे। तो उसको कैसे निपटाना है, दैट यू हैव टू सी। तो देखो, मैं आपको कुछ बुक्स बताती हूँ जिससे आप एमसीक्यूज चुरा सकते हो। सिर्फ अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं, ये नई एक हवा उठी कि भैया एजुकार्ट एक बुक है भैया, उसमें एमसीक्यूज है, आपको मिल जाएंगे। ऐसा मतलब सब बच्चे, मतलब मुझे क्लास में भी बोल रहे थे ना, आई बॉट दीज बुक्स, लेकिन बेटा उसमें स्टैंड अलोन ही है। मतलब उसमें जो सिंपल एमसीक्यूज होते हैं ना, जो हम अपनी क्लासेस में भी लेते हैं, या मैं अपनी क्लास में, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, हम लेते हैं मेंटी, तो मेंटी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको हर किताब में मिल जाएंगे। यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस इन दिस एजुकार्ट बुक। ये स्पेसिफिकली टर्म 1 टर्म 2 इसके ऊपर छपा हुआ है। टर्म 1 टर्म 2 लेटेस्ट सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, लेकिन ऐसा बुक के अंदर कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपना बाहर का पेपर चेंज किया है, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा बहुत अच्छा, एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो। मतलब एमसीक्यूज है हर चैप्टर के 40-50 होंगे, लेकिन वो स्टैंड अलोन है। हर टाइप का एमसीक्यूज वहां पे नहीं दे रखा है। मैंने कुछ चैप्टर्स में देखे थे, केस स्टडी इज ऑल्सो देयर, तो एक आधा क्वेश्चन आपको हर चैप्टर का केस स्टडी भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस बुक इज कंप्लीट, यू बाय इट, यू शुड नॉट बी वरी, ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें जो पहली एक्सरसाइज होती है वो सारी एमसीक्यूज होती है, तो वहां से भी एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द आरडीआरएस। आरडीआरएस, अगर इनमें से कोई भी आरडी या आरएस कोई भी किताब आपके पास है,
तो जो उसकी बैक एक्सरसाइज होती हैं वो एमसीक्यूज ही होती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आरएस की बात करूं तो आरएस में पीछे कई बार एक चैप्टर के पीछे 75 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, सो यू कैन कवर एमसीक्यूज फ्रॉम दैट आल्सो। एंड आल्सो ओसवाल की भी एक किताबें हैं, दिस इज आल्सो वेरी गुड, जस्ट लाइक द एजुकार्ट, ये भी एक बुक है। देन वी हैव अ तत्व। तत्व कौन सी किताब है ये? दिस इज अगर आप वेदांतु पे पढ़ रहे हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बैचेस में है, तो हम ये हार्ड कॉपीज बच्चों को पहुंचाते हैं घर। या दीज आर द हार्ड कॉपीज, इसमें भी एमसीक्यूज हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दीज बुक्स। बट इन सभी बुक्स में अभी तक अगर मैं बोलूं केस स्टडी है, असर्शन है, आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस, तो नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, लेट्स नॉट बाय ऑल दिस बुक्स। अक्टूबर तक आपको डेफिनेटली ये सभी ऐसी किताबें मिल जाएंगी। मे बी अरिहंत भी कोई निकाल दे, अपना एजुकार्ट निकाल दे या अपना ओसवाल निकाल दे, तो आपको अक्टूबर तक ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यूज की अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये एग्जाम्पलर की जो मैंने बात की, एग्जाम्पलर काफी मतलब आराम से अफोर्डेबल बुक है। ये एनसीईआरटी जितनी एनसीईआरटी उतने की मतलब एग्जाम्पलर है, यू कैन बाय इट इजीली एंड यू कैन डू एमसीक्यूज, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नॉर्मल एमसीक्यूज के लिए अभी हमारे पास घर में सामान है, अभी हम कोई किताब नहीं खरीद रहे हैं। सो वी आर जस्ट डूइंग एमसीक्यूज फ्रॉम द आरडी और आरएस बैक्स एक्सरसाइज एंड फ्रॉम द एग्जाम्पलर। अभी रुक जाते हैं, अभी आने दो अक्टूबर, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा हमारे पास। अब आगे चलते हैं, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो भैया सब्जेक्टिव आपके पास ये पहले से आपको पता सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है, एनसीईआरटी करनी है, आरडी आरएस उसके साथ करनी है, और भी कुछ तैयारी सब्जेक्टिव की करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आगे चल के नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज चेकलिस्ट। अब ये बेटा सबसे प्यारी चीज है मुझे लग रहा है, और मैंने जितने बच्चों को अभी तक रिकमेंड किया है, इट इज रियली गोइंग टू वर्क वेरी गुड। सीरियसली ये आपको हर दिन याद दिलाती है कि आपने कितना कर लिया, क्योंकि जब आप करोगे तो आप इसमें टिक लगाओगे, सो दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अगर आप ये सिर्फ मैंने आपको 9th क्लास टर्म 1 का चेकलिस्ट दिया है, यू कैन मेक सिमिलरली ऑफ द सोशल साइंसेस 10th क्लास, किसी भी सब्जेक्ट का आप बना सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको सजेशन दूंगी सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 का बनाइए। प्लानिंग इतनी भी दूर तक मत करिए कि मतलब कुछ भी ना हो। ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, सोच सोच के बैठे बैठे सोचते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, एंड में कुछ नहीं होता फिर। सो लेट्स डू प्लानिंग थोड़ा सा थम के। अभी टर्म 1 का अपन कर लेते हैं। टर्म 1 में हमारे पास 9th क्लास में चैप्टर्स आ रहे हैं, तो हम मान लीजिए चैप्टर्स लिख लिए मैंने टर्म 1 के, और यहाँ पे मैंने चैप्टर्स की चेकलिस्ट बना ली। कैसे? लेक्चर। अगर आप उसका लेक्चर देख चुके हो, अब वो आपने वेदांतु प्लेटफॉर्म पे देखा, यूट्यूब पे देखा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा, आपको क्लियर हो गया कि भैया नंबर सिस्टम क्या है। सो हैव अ टिक ऑन दिस थिंग, यहाँ पे टिक कर दीजिए कि भैया ये चीज हो चुकी, दैट्स इट। एनसीईआरटी आपने खत्म कर दी लेक्चर देखने के बाद, टिक कर दो। आरडी या आरएस उन दोनों में से कोई एक चीज आप निपटा चुके हैं, टिक कर दो। उसी चैप्टर की एमसीक्यूज भी आपने कर लिए, फोड़ चुके हो, तो यहां टिक कर दो। रिवीजन मैंने 4 लिखी है। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत सही चीज है। अगर आप मतलब मैंने ये सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, नॉट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। जिन क्लासेस में मैंने रिवीजन 4 से 5 बार मार के फिर मैंने पेपर दिया ना, वो मक्खन की तरह पेपर निकले, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी क्योस। क्योंकि बहुत बार पेपर देके निकलते हैं बच्चे, तो उनके दे हैव क्वेश्चन बाहर से आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने प्लस माइनस डिजिट चेंज किया होता है, हमको लगता है कि पेपर बाहर से आया, ऐसा नहीं होता। कई बार हमें लगता है पेपर लेंथी है, पेपर लेंथी नहीं होता, हमसे पेपर दिया नहीं जाता उतने फिक्स टाइम में, क्योंकि हम किसी ना किसी क्वेश्चन पे टिक स्टिक कर जाते हैं, हम फंस जाते हैं वहीं पे, उसी को निकालते रहते हैं, ऐसा होता है। तो जनरली मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा जब ऐसे कर रहे हो तो आपको लगे क्वेश्चन फंस के छोड़ दो, अगला कर लो। ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हो और आप उसमें नंबर कटवा ले। सो ये जो रिवीजन अगर आपने की हो 4 बार, तो हो नहीं सकता कि आपको कहीं पे भी आप क्वेश्चन पेपर में फंस जाएं, एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाएं, ऐसा नहीं होता। रिवीजन हुई जानी चाहिए, और रिवीजन 4 है तो आपको यहाँ पे 4 टिक्स लगानी है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट, इसको लेकर डरो मत कि आपको बार बार करना है। देखो, जब आप एक चैप्टर करते हो, जैसे कि नंबर सिस्टम, ठीक है, आपने चैप्टर किया और आपको लगा कि इस चैप्टर को करने में मुझे 3 दिन लग गए, या चल मुझे हफ्ता लग गया, तो ऐसा नहीं है। जब आप रिवीजन करोगे आपको 1 हफ्ता लगेगा, नहीं भाई, 1 से 2 दिन लग सकते हैं, हफ्ता नहीं लग सकता। अगर आपको आरडी आरएस से भी रिवीजन करनी है तो आपको 3 दिन लग जाएंगे, चल 4 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं।
जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल इतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, देन यू जस्ट हैव टू गिव आवर्स, क्योंकि अब चैप्टर आपके पकड़ में आ चुका है। अब आपको पता कि किधर क्या पढ़ना है। शुरू में आपको चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता क्या चीज करनी है, लेकिन अब आपको पता है। सो यू जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग ओनली। एक ही क्वेश्चन के अगर रेपिटेटिव कहीं मिल रहे हो तो आप उसको छोड़ देते हो। सो यू जस्ट स्पेंड 4 to 5 hours टू डू द सेकंड रिवीजन। और फिर आपका स्कूल में कोई टेस्ट आ गया तो आपने रिवीजन एक और मार ली, तो उसमें आपको 1 आधा या 2 घंटे लगे और आपने बढ़िया तरीके से टेस्ट दे दिया, आपने कॉन्फिडेंस भी आ गया। एंड में हो सकता है आपने एमसीक्यूज किए इसके, वहां पे रिवीजन हो गई आपकी। तो इस तरह से आपने 3 से 4 रिवीजन जरूर करनी है। ये मैंने मिनिमम लिखा, मैक्सिमम नहीं लिखा। मैक्सिमम ऐसे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि लाइन्स एंड एंगल्स या ट्राइंगल्स, इसमें बच्चे कई बार ना मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उनको लगता है अरे एक बार और 2 proof वाले क्वेश्चन नहीं आते 9th क्लास में, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो डेफिनेटली आप इन चैप्टर्स में ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, मैंने आपको बता दिया चेकलिस्ट। अब आपके पास पड़े 3 महीने। ऐसे बच्चे अक्सर करते हैं कि पहले 2 महीने बहुत लाइट चलते हैं, बहुत टाइम पड़ा है, मैडम ने बताया था कि ये वो चैप्टर आप कर चुके हो, 2-3 चैप्टर बचे हैं, 3 महीने 3 चैप्टर निपटा ही लेंगे। ऐसा मत करो। जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको हम बाद में करेंगे, जो चैप्टर आपने नहीं किए उसको इस महीने में खत्म करना, अगस्त में। यू आर गोइंग टू फिनिश दिस लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, हेरोन्स फॉर्मूला, स्टैट्स। हम तो हेरोन्स फॉर्मूला अगले अपनी जो क्लास है उसमें करवाने वाले, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, यूट्यूब पे जो मैं लेक्चर्स बोल रही हूँ। वी आर गोइंग टू डू दिस हेरोन्स फॉर्मूला इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम ये सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। So you can watch those videos and complete in this August only. So lines and angles, triangles, Heron's formula, ये हम सारे निपटा देंगे, और and stats also. अब ऐसे निपटाने से हमारे साथ क्या होगा कि हमारे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हमने यार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपने अगस्त में, खत्म, क्योंकि ये चैप्टर मुझे ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, अब जब सितंबर में आओगे ये चैप्टर ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इन चैप्टर्स का रिवीजन आप सितंबर में मारोगे। ये जो चैप्टर्स आपने अगस्त में किए इन सभी का रिवीजन आप सितंबर में करने वाले हो, तो आप देखोगे आपकी कितनी तैयारी हो जाएगी, कितना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड आपने सिर्फ मैथ्स में नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट्स में करना है। तो इस तरह से करते आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब बचा एमसीक्यूज। ये जो नया पंगा आया एमसीक्यूज का, इसको क्या करें, इसको कहाँ फिक्स करें? हमें इनको यहाँ फिक्स करना ही नहीं है, टेंशन थोड़ी कम लेनी है। अब आ जाओ अक्टूबर में। अक्टूबर एक ऐसा महीना जब तक आपके सारे सैंपल पेपर्स, आपके सारी तरह की बुक्स जो कि फुल ऑफ द एमसीक्यूज होंगी, हर टाइप के एमसीक्यूज होंगे। एक एक चैप्टर में आपके 20-20, 30-30 आप कह सकते हो अपने केस स्टडी वाले या फिर दूसरे असर्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो डेफिनेटली आप अक्टूबर में ये बुक्स बाय करें। आपको तब तक पता चल जाएगा, स्कूल से कह लो, कहीं और मीडियम से आपको पता चल जाएगा ये किताबें आई हैं और उसमें सब कुछ चीजें हैं, तो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। तो आप तब कर सकते हो, इन सब चीजों को फोड़ सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, तो अभी तक आपको कोई बुक्स नहीं खरीदनी है यहां तक, लेकिन अक्टूबर में आपको आपकी बुक्स खरीदनी है और अब फोड़ना शुरू कर देना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये अगर एमसीक्यूज तो चलो आपने करना ही करना है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स है, डेफिनेटली ये भी उसके अकॉर्डिंग आपके पास होंगे, लेकिन हो सकता है सब्जेक्टिव, ऑब्वियसली प्रीवियस तो एमसीक्यूज हुए नहीं थे, लेकिन हो सकता है कुछ जिसको कहते हैं ना टेंटेटिव सैंपल पेपर्स बन के आ जाए कि एमसीक्यूज शायद आपको ऐसे होने वाला है, तो वो डेफिनेटली एक किताब में 10 तो होते ही हैं। तो अगर वो आप कर लोगे 10 के 10 टाइम सेट करके, आपको सब पता चल जाएगा, तब तक क्लैरिटी आ जाएगी। स्कूल भी अनाउंसमेंट कर देगा कि टर्म 1 में ये चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं और इसको हमने ऐसे ऐसे करवाना है, तो तब आप ये चीजें कर सकते हो वहां पे। आप टाइम सेट कर लेना और 10 चैप्टर मतलब पूरा महीना होगा आपके पास, सारे सब्जेक्ट्स पूरा महीना, सब कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमने सिर्फ और सिर्फ बार बार सैंपल पेपर्स करने, और सैंपल पेपर जब करते हो ना तो अब आपको अपनी कमियों का पता चलता है कि यार ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से, ये वाला टॉपिक, तो वो आप टॉपिक कर सकते हो दोबारा। गॉट इट? एंड ऑल्सो आप एक चैप्टर एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल्स आप कर चुके हैं, मुझे पता है सभी बच्चे पॉलिनोमियल्स एज एन एक्स्ट्रा चैप्टर कर चुके हैं। टर्म 2 का एक कोऑर्डिनेटर्स भी निपटा दो, यू शुड। इस तरह से क्या होगा कि टर्म 2 में भी हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से चलते हो तो आपके मतलब 100% नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे। 40 मार्क्स का सिलेबस मेरे ख्याल से आपका पेपर है, तो डेफिनेटली आप आ जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स की लेनी, यार वो तुम लोगों के हाथ में है, उसको मत निकलने देना। जब टीचर बोले, जो काम बोले प्रोजेक्ट, वो टाइम से खत्म कर देना। ठीक है, अब ये हम आगे चलते हैं। ठीक है, अपना लास्ट ही लग गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ब्लंडर्स।
अब ब्लंडर्स कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, ब्लंडर कैसे करोगे? सबसे बड़ा ब्लंडर तो होता है स्क्रीन टाइम। अगर मैं कोविड-19 सिचुएशन से पहली बात करूं तो इतना स्क्रीन टाइम का चक्कर था ही नहीं, है ना। इतना मतलब पेरेंट्स आपको इतना ज्यादा लैपटॉप या चीजों के साथ देते नहीं थे, अब उनको देना पड़ता है, तो स्क्रीन टाइम आपका बहुत बढ़ गया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपका एक्चुअल में शेड्यूल है क्या सारे दिन का। हो सकता है आप इसको अपने साथ रिलेट कर सकें। बच्चा पार्टी अगर आप रिलेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि हाँ मैडम हम रिलेट कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो मतलब इतना अच्छा, मैंने इतना मेहनत किया है, आई एम थिंकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो अपना भी मैंने बचपन याद किया कि मैंने कैसे चीजें की थी, एंड ऑल्सो मैं अपने स्टूडेंट्स की भी दिनचर्या देखी, उनसे भी बात की, तब मैं मतलब आप कह सकते हो पॉइंट पे पहुंची हूँ। तो अगर आपको ये सच में अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इसको भर भर के शेयर कीजिए सो दैट अदर किड्स आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग। ओके, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ क्या हो रहा है। होता क्या, आपकी क्लास लगभग 8-9 बजे शुरू हो जाती है स्कूल की, है ना, ऑनलाइन। सो यू जस्ट सेट अप योर लैपटॉप एंड ऑल दैट एंड जस्ट सिट। अब वो 12 बजे तक चली गई, वो 1 बजे तक जाती है, कुछ लोगों की 1 या 2 बजे तक, 1 बजे या 2 बजे तक तो क्लासेस होती ही होती है जनरली, हो सकता है किसी की 12 बजे भी हो, तो मैं मिनिमम मैक्सिमम दोनों पकड़ लेती हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास खत्म हुई 12 o'clock, आपने अपने पेरेंट्स को बोला यार मैं 8 बजे से बैठा हूँ या बैठी हूँ, अब नहीं और पढ़ूंगा, नाउ आई नीड सम ब्रेक। ब्रेक में क्या करोगे? फिर से स्क्रीन खोल लोगे, इधर यू स्टार्ट योर गेमिंग थिंग और यू स्टार्ट योर टीवी पे कुछ ना कुछ सीरीज वगैरह देख रहे हो। फिर ऐसा करते करते 1 बज गए, और अगर 1 बजे छूटे हो तो 2 बज गए। अब खाना आ गया बाहर, तो अभी दोपहर को मतलब पेरेंट्स ने कहा कि भैया खाने खा लो। अच्छा, खाना खाने बैठे तो खाना खाते रहे, जो खाना 10 मिनट में खत्म होना तो आधा घंटा चल रहा है। अच्छा, खाना खत्म हो गया लेकिन टीवी नहीं बंद हुआ। अब वहां पे जो चीज चल रही है उसको तो पूरा देखोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू लीव दैट इन मिड। कोई सीरीज देख रहे हो तो उसका एपिसोड पूरा चल रहा है, कोई यूट्यूब पे आजकल बच्चे गेम्स खेलते खेलते देखते हैं लोगों को कि दूसरे गेम खेल रहे हैं तो आप मजे उठा रहे हो, तो वो चीजें चल रही हैं, वो खत्म नहीं होती। मम्मी कहती है बंद कर दो, पापा कहते हैं बंद कर दो, 1 मिनट, ऐसे करते करते 3-4 तो यूं ही बच जाते। उसके बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो डेफिनेटली इतना स्क्रीन पे टाइम बिताने के बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी आंखें अब रेस्ट मांग रही होती हैं, दे कैन नॉट फोकस ऑन द बुक। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल योरसेल्फ। आपने अपने आप को कंट्रोल करना, ये सब चीजें आपने कंट्रोल करनी है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो बेटा आपकी मजबूरी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा बेटा ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, गेमिंग, इसको बेटा बिल्कुल बंद कर दो, थोड़ी तपस्या कर लो, उसके बाद मजे ही मजे हैं। यस, यू हैव लिसन समवेयर, किसके बाद 10th आ जाएगी, अरे यार बीच में कुछ महीने आते हैं जिसमें आप मजे सच में करोगे। अभी थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि सिस्टम सारा चेंज हो गया। अगर आपको करना भी है तो फिक्स कर लो कि 1 घंटा पे टीवी बंद, उसको आगे मत लेके जाओ। जब आप खुद को ही धोखा दे रहे हो तो फिर मतलब क्या, मतलब फेसबुक या यूट्यूब पे जाके आप क्या कर लोगे? दूसरों को देख रहे हो, दूसरों की सफलताएं देख रहे हो, अपना क्या कर रहे हो? दूसरे ये वाली वीडियो कर रहे हैं ना, ये अपने चंचलानी जी कुछ कर रहे हैं, फलाना कुछ कर रहे हैं, ऐसा करते जाओगे तो अपना जो मौका है, अपना जो गोल है ना, आपको आगे जाके पता चलेगा क्या आपने खो दिया। शायद आप उनकी जगह पे होते, उन लोगों ने उस वक्त ये काम नहीं किया, वो सीरियस थे अपनी जॉब को लेके, इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे और आप उनको वॉच कर रहे हो। सो यू हैव टू बी सीरियस टुवर्ड्स यू, ताकि बाकी लोग आपको देखें। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट स्क्रीन टाइम, ठीक है। सो यू हैव टू कैंसल दिस थिंग, और फिर आपको आगे चल जाते हैं स्लीप साइकिल की तरफ। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, इसकी वजह से आपकी आंखें जरूर लाल रहती होंगी, सो यू शुड डू दोस आई एक्सरसाइजेस, एंड ऑल्सो इसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे देंगे। आपकी बैक दर्द होती रहेगी, गर्दन, तो इस पर आपकी पढ़ाई का काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो प्लीज ट्राई नॉट टू डू दिस थिंग्स। ओके, स्लीप साइकिल पे चलते हैं। ये जो स्लीप साइकिल है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी 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 बैड। होता क्या स्लीप साइकिल में, आपको 8 घंटे की नींद लेना एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग नहीं लेते हो 8 घंटे की नींद। आप लोग रात को लेट सोते हो। आजकल कुछ फैशन ही बन गया रात को लेट सोना। अरे भैया 10 बजे बेड पे लेट जाया करो, किसी भी तरह से अपना शेड्यूल कुछ इस तरह से सेट करो सारे दिन का कि 10 o'clock यू हैव टू ले ऑन द बेड। आपको कि मैम नींद नहीं आती, हमको तो 1 बजे सोने की आदत है, हमको तो इतने सारे क्वेश्चंस करता हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी किया है, मैं वहां से करके आई हूँ, आपके पेरेंट्स भी करके आए, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ते भी होगे तो इतना नहीं पढ़ सकते बेटा जितना सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो। ट्राई समहाउ कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, एक बार कोशिश करके देखो, लेकिन उठने के बाद जल्दी नहा लेना। ऐसा नहीं कि सोते सोते उठ के पढ़ रहे हैं सुबह एंड देन यू अगेन स्लीपिंग एंड ऑल द थिंग्स।
तो प्लीज रात को मत पढ़ें ज्यादा, 10 बजे सो जाएं ताकि आपकी पूरी 8 घंटे की नींद कंप्लीट हो, क्योंकि आपको बार बार फिर स्क्रीन के आगे सुबह उठ के बैठना है। सो डोंट डू दिस, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो, इट विल रियली हेल्प यू। आप लोग ना एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम करते हो आजकल, बैठे रहते हैं। स्कूल में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, तो ट्राई किया करो, जो ब्रेक लेते हो आप टीवी के आगे बैठ जाते हो, ट्राई टू डू साइकिलिंग, थोड़ी साइकिलिंग कर ली, थोड़ा रनिंग कर ली, तो ये अगर आप एक्टिविटीज करोगे इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट चलते हैं कंसिस्टेंट। दिस इज द ब्लंडर, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप लोग इतने इनकंसिस्टेंट, मतलब आज जो प्लानिंग की आपने, हो सकता है आप जोश में आ जाए कि भाई ज्योत्सना मैम ने बताया, इतना कुछ बताया यार, मजा आ गया इनकी वीडियो देख के, चलो जी अब तो मैं आज प्लानिंग करूंगा, आज तो मैं ये पूरी दीवार भर देनी है, यहाँ चेकलिस्ट वहां चेकलिस्ट, ये वो शो। उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जोश ठंडा हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, इसका आपको खुद देखना है, खुद सेल्फ कंट्रोल रखना है कि मैं ये काम ना करूं, ठीक है, मैं ना भटकूं। और जरा उन लोगों से कम बात किया करो जो आपको ऐसी बातें कर रही है, ये क्या बकवासी चीजें, ऐसे करने से थोड़ा ना होता है। मेरी दीदी ने, मेरे पापा ने ऐसा थोड़ा ना किया था, फिर भी वो IAS ऑफिसर है। अरे भाई, उन्होंने जो किया वो आपको सब गलत बोल रहे हैं। प्लीज डोंट बी इनकंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट टू योर प्लानिंग। अगर आप कुछ भी सोचते हो, मेरा नहीं कहीं और से देखा है, लेकिन अगर आपने अपना कुछ प्लानिंग कर लिया, कुछ गोल निर्धारित कर लिया, कृपा करके उस पर कंसिस्टेंट रहना, उस पर दृढ़ रहना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप भटक जाते हो तो डेफिनेटली आपने कुछ खो दिया, ठीक है। सो आई जस्ट टेक योर प्रॉमिस डियर कि नाउ यू विल बी कंसिस्टेंट एंड यू विल डू सम प्लानिंग एंड यू आर गोइंग टू टेक गुड मार्क्स। तो मैं सिर्फ ये आशा करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे 100% नंबर लेके आए, यानी कि 40 आउट ऑफ 40 इन बोथ द टर्म्स लेके आए, ताकि आपके पूरे 100 मार्क्स आ जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट योर आपकी जो इंटरनल असेसमेंट लगती है, जो टीचर्स आपको काम देते हैं, प्लीज उनको मत भूलिएगा। सो थैंक्स बच्चा पार्टी। सो आज बस इतना ही था। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। यप, थैंक यू। सो वी विल मीट अगेन इन अदर वीडियो, ठीक है, मिलते हैं अब आपको, ठीक है। 7:30 में रोज आती हूँ यूट्यूब पे और कुछ क्लासेस देती हूँ आपके साथ। और अब हम अगले दिस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेरॉन्स फॉर्मूला, तो हम जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन मी मतलब एट अ वेदांतु, तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए लॉन्ग टर्म बैचेस में एज यू विश, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता तो आप आ सकते हो हमारे साथ। उन लॉन्ग टर्म बैचेस में वी हैव अ ग्रेट फन, हम अच्छे से MCQs वगैरह सारी तैयारी वहीं पे करवा देते हैं आपको, तब आपको बुक्स की भी इतनी टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा।